नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज़ क्या होता है। साथ ही साथ आपको एक लाइव बैलेंस शीट का उदाहरण भी दूंगा किस तरीके से कंपनीज अपने बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज़ को दर्शाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, उसके बाद हम इसको एसेट एंड लायबिलिटीज़ में आगे बढ़ाएंगे। तो डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि पोस्टपोन कर देना, यानी टैक्स पोस्टपोन कर देना। तो वो एसेट एंड लायबिलिटीज़ में कैसे आएगा आगे आपको समझाऊंगा। फिलहाल डेफर्ड टैक्स समझिए। कंपनीज क्या होती हैं, अपने फाइनेंशियल ईयर एंड में बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करती हैं। अब ये जो तैयार किया जाता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। तो उसके हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाला जाता है। इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस किया जाता है तो नेट प्रॉफिट आता है। इस प्रॉफिट को ऊपर जो है टैक्स देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है दोस्तों, वो टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करता है और उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स देना होता है। तो टैक्सेबल इनकम जो बुक प्रॉफिट आया उससे अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में तो अलाउ होती हैं, लेकिन इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता है कि हम इस एंट्री को नहीं मानेंगे टैक्स पर्पस के लिए। वो सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए होती हैं, जैसा कि मैं आपको आगे एग्जांपल देकर बताऊंगा। लेकिन ये भाई इतना समझिए कि इसकी वजह जब डिसअलाउड करता है, मान लिया कोई एक्सपेंडिचर था, इनकम टैक्स ने बोला है आपने एक्सपेंडिचर शो किया है, आपने खर्चा शो किया है बैलेंस शीट में, लेकिन ये खर्चा आपने किया नहीं है, सिर्फ शो किया है, तो इस पर आप मुझे टैक्स देंगे। तो वो क्या होता है, जो खर्चा शो किया होता है वो बाद में होना होता है, लेकिन टैक्स उस पर इनकम टैक्स अभी ले लेता है। इनकम टैक्स बोलता है जब आप असली में खर्चा करोगे तब आप ये टैक्स हमसे क्लेम कर लेना, तब आप शो कर देना और टैक्स कम देना अपना आगे। तो इससे क्या हो गया, जो टैक्स हो गया दोस्तों डेफर हो गया। अभी का जो बाद में जो इसको देना था वो इसने अभी दे दिया, या फिर जो अभी नहीं देना था वो बाद में देंगे। इस तरीके से जो है टैक्स को डेफरमेंट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटीज़ कैसे बनती है। दोस्तों आप एसेट समझते हैं, एसेट वो जिसको डिस्पोज करके आपकी इनकम हो जाए वो एसेट होता है, जिससे आप कभी भी लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकें उसको एसेट बोलते हैं। जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी एफडी है, आप उसको कभी भी तोड़ के इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका घर है, गाड़ी है, उसको बेच के आप क्या कर सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं। इनको एसेट बोला जाता है। तो एसेट क्या हो गया, जिससे आपके आगे आने वाले समय में इनकम हो। तो डेफर्ड टैक्स एसेट क्या हो गया दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि जब जो टैक्सेबल इनकम होती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो टैक्सेबल इनकम एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बुक प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा है। टैक्सेबल इनकम ध्यान रखिएगा, बुक प्रॉफिट से ज़्यादा है। टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है तो यानी टैक्स क्या करना होगा, अभी ज़्यादा देना पड़ेगा कंपनी को। टैक्स अभी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आगे आने वाले समय में उसको वो टैक्स नहीं देना, वो या तो कंपनी क्लेम कर सकेगी। जो उसने एक्सपेंडिचर अभी दिखाया था वो आगे जाके जब मटेरियलाइज होगा तब कंपनी उस टैक्स को क्लेम करेगी और कंपनी की बचत होगी, या कंपनी उस टैक्स को क्लेम करेगी तो कंपनी की एक तरीके से इनकम हो गई। तो जो आने वाले समय की इनकम हो उसको एसेट बोला जाता है। और टैक्स से हो रही है, टैक्स पोस्टपोनमेंट से हो रही है, तो इसको डेफर्ड टैक्स एसेट बोलेंगे। अब इसको मैं और आगे समझाता हूँ कैसे। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। दोस्तों बैंक की क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम होती है और एक्सपेंडिचर होता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है। लेकिन जो प्रोविज़न से अकाउंटिंग प्रोविज़न बोलते हैं कि जो बैंक के खाते एनपीए हो गए हैं, जिन पे बैंक को कोई इनकम नहीं हो रही है, उनका जो है उनके ऊपर बैंक को प्रोविज़न करना है, प्रोविज़न करना है। और वो बैंक उसको प्रॉफिट में नहीं दिखा सकता, उस प्रोविज़न को आगे के लिए रखना है, आगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि अगर वो अकाउंट में बिल्कुल पैसा नहीं आता तो बैंक को प्रोविज़न को यूज़ करेगा। तो ये हो गया एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब जो इनकम टैक्स बोलता है कि आपने प्रोविज़न किया लेकिन आपका खर्चा नहीं है, वो पैसा तो आप ही के पास है, बैंक को बोलता है वो सिर्फ आपने प्रोविज़न करके एक जगह अलग जगह रख दिया है, लेकिन है तो वो आपके पास, है तो वो आपकी इनकम। तो वो बोलता है हम इसे डिसअलाउड करेंगे, आपको इस पर अभी टैक्स देना होगा। तो टैक्सेबल इनकम क्या हुई, ज़्यादा हुई।
बैंक को भी टैक्स देना पड़ा। लेकिन जब आगे जाके बैंक में उस अकाउंट में पैसा नहीं आता है, आगे जाके बैंक उस अकाउंट को राइट ऑफ कर देता है, अपने खाते से हटा देता है, डिलीट कर देता है। कैसे? वो प्रोविज़न का पैसा इस्तेमाल करके, जो बैंक ने प्रोविज़न किया था उससे उस खाते को नलीफाई कर देता है, जीरो कर देता है। तो अब उस पैसे का यूज़ असली में हुआ, अब बैंक का असली एक्सपेंडिचर हुआ, जो बैंक ने प्रोविज़न करके रखा था वो बैंक ने अब उस खाते के लिए डाल दिया। अब जो अगले, मान लिया वो नेक्स्ट ईयर बैंक ने ये काम किया, तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, बैंक पे ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ। अब बैंक उस इनकम टैक्स से ये क्लेम करेगा कि हमारा एक्चुअल क्लेम हो गया है, तो ये हमारा इनकम टैक्स है तो हमें वापस रिटर्न करो। या फिर क्या होता है, जो टैक्स उसको देना है इस साल का उसमें से डिडक्ट कर देगा। तो ये हो गया, जो पिछले साल का जो दिया था वो एसेट हो गया बैंक के लिए, एक जो बैंक ने ज़्यादा दे दिया था वो एसेट हो गया। तो अब जो है बैंक उसको क्लेम कर सकता है। तो इसके लिए बैंक प्रोविज़न एक जो था बैंक के लिए एसेट था, जिसने फ्यूचर में बैंक को इनकम दिया या उसको कैश कर दिया। इसके अलावा और भी एग्जांपल होते हैं डेफर्ड टैक्स के एसेट के, जैसे कि जो कुछ इनकम टैक्स क्या करता है, जो लॉस होता है कंपनी को उसको कैरी फॉरवर्ड अलाउ करता है आगे आने वाले सालों में, कुछ सालों तक कर सकता है, 2-3 सालों तक। तो इनकम टैक्स एक्ट का एक रूल है। तो उसके ज़रिए जो क्या होता है कि जो कंपनी को आज लॉस हुआ है, तो कंपनी इस लॉस को आगे आने वाले साल में अगर प्रॉफिट होता है तो बोल सकती है जो हमारा कैरी फॉरवर्ड लास्ट ईयर का लॉस है उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देगी और उस प्रॉफिट में से डिडक्ट करेगी और उतने पोर्शन पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स क्लेम कर लेगी। ठीक है, तो ये भी हो गया डेफर्ड टैक्स एसेट। तो लॉस भी डेफर्ड टैक्स एसेट होता है, क्योंकि लॉस आने वाले जो आपका प्रॉफिट है उस पर आपकी इनकम को बचाएगा, एक्सपेंडिचर को बचाएगा, तो आपकी इनकम होगी। तो इस तरीके से लॉस भी डेफर्ड टैक्स एसेट का काम करता है। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने की है कि डेफर्ड टैक्स एसेट की एंट्री आप तभी कर सकते हैं जब आप सर्टेन हो कि आगे आने वाले सालों में आपको प्रॉफिट होना है। प्रॉफिट होना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होना है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपका आने वाले समय में प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट का क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स एसेट तो तभी यूज़ होगा ना जब आप प्रॉफिट होगा और उस पर टैक्स को बचाएंगे। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको टैक्स ही नहीं देना अगले साल, तो जब टैक्स देना ही तो नहीं है तो आप क्लेम क्या करेंगे आप? तो उसके लिए ये ऐसा ऑप्टिमिज्म होना ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में आपको प्रॉफिट होना है, ये सर्टेन करना ज़रूरी है, तभी आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एसेट पार्ट समझ आ गया है। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ दोस्तों वो होती है जहाँ पे आपकी इनकम जो है खर्च होने वाली हो, आपकी जो कोई भी आपके पास कैश है या वो है आपके पास से जाने आने वाला हो। जैसे लाइबिलिटी क्या हो गई, आप बिजली यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको बिजली का बिल देना है अगले महीने, तो आपकी लाइबिलिटी है। या फिर आपने लोन लिया है, अब उस लोन की आप ईएमआई चुकाएंगे, आपके पास से कैश निकलेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी कि अभी आपने आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो बुक प्रॉफिट से कम थी, बुक प्रॉफिट से कम थी टैक्सेबल इनकम, इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपने अभी कम टैक्स दिया। लेकिन आगे आने वाले सालों में आपको उस एंट्री की वजह से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी ज़्यादा आपका खर्चा होगा, तो वो आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फर्नीचर या प्लांट एंड मशीन में लगता है। आपने 10 लाख रुपए का मशीनरी ली तो हर साल उसके मूल्य का ह्रास होता है, डेप्रिशिएट उसकी मूल्य में कमी आती है। तो अगर एक मान के चलते हैं कि 10 सालों में मशीन की मूल्य 0 होगा तो पर ईयर 1-1 लाख रुपए ह्रास होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन को हम साइड रखते हैं, कंपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है और डेप्रिसिएशन को इनकम में से घटाया जाता है, इनकम टैक्स इसको अलाउड करता है। लेकिन डेप्रिसिएशन का जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि अलग अलग मेथड होते हैं। मान लिया जो कंपनी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रही है और इनकम टैक्स बोलता है कि मेरे को रिटर्न डाउन मेथड लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है कि हर साल बराबर बराबर, अगर 10 लाख है तो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। लेकिन रिटर्न डाउन मेथड जो इनकम टैक्स बोलता है कि इस साल जो लगेगा अगले साल जो वैल्यू बची है उस पे लगेगा 10%, अगले साल जो वैल्यू बची है उस पे उसका 10%, उससे अगले साल जो उसकी वैल्यू बची है उसका 10%। तो इस तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न डाउन मेथड लगाता है।
तो उसमें हर साल डेप्रिसिएशन कम होता है। तो इससे क्या होगा कि अभी जो है, जो इनको है अभी तो कम देना पड़ेगा टैक्स कंपनी को, लेकिन आगे आने वाले समय में कंपनी को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो आगे जाकर कम होने वाली है। तो उसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। डेप्रिसिएशन कम, क्योंकि इनकम में से कम घटेगा तो उसकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगी तो उसको आगे टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये हो गया कंपनी को डेप्रिसिएशन जो है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कंपनी की दोस्तों। तो इसी तरीके से कोई भी एंट्री जिसकी वजह से कंपनी अभी टैक्स कम दे रही है लेकिन आने वाले सालों में टैक्स उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा। अब मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बैलेंस शीट है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक की बैलेंस शीट से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो यहाँ पे कोट होंगे। ये उस बैलेंस शीट का उनका शेड्यूल 11 है। इसमें देखिए 4th नंबर पर डेफर्ड टैक्स एसेट दिखाए गए हैं। देख लिया आपने, ये फिगर है यहाँ पे दिखाई गई है 4th नंबर पे डेफर्ड टैक्स एसेट की। अभी आगे चलिए, अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट का इन्होंने बाइफर्केशन दिया है। देखिए आप इसको, डिफरेंस बिटवीन बुक डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ये एसेट है, यानी यहाँ पे जो इनका कैलकुलेशन मेथड होगा उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम आया होगा कंपनी का। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन ज़्यादा आया होगा, तो कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी का डेप्रिसिएशन ज़्यादा आया होगा, इनकम टैक्स का कम आया होगा, तो कंपनी ने अभी ज़्यादा टैक्स दे दिया। तो ये यहाँ पे हुआ है। दूसरा प्रोविज़न जो मैंने आपको बताया, इसी तरीके से और भी प्रोविज़न इन्होंने करे हैं। डाउटफुल डेप्ट, लीव इनकैशमेंट, फ्रॉड, फॉरेन करेंसी रिजर्व, नॉन बैंकिंग एसेट का प्रोविज़न क्या है, मतलब किसी को दिया नहीं है, एक्सपेंडिचर नहीं है, वही इनकम एक साइड में दूसरे अकाउंट में रख दी गई है, तो वो एक्चुअल में खर्च नहीं हुआ है। इनकम टैक्स ने बोला जब आप एक्चुअल खर्च करोगे तब आप इसको अपने इनकम में से घटाना, अभी तो आप इस पर टैक्स दो, तो अभी बैंक ने दे दिया तो इसलिए उसको टैक्स में रख दिया है। और इस तरीके से देखिए लॉस भी दिखाया है, थोड़ा बहुत ही छोटा भाग है, और अदर्स भी ऐसा ही कोई एंट्री जो अभी तो टैक्स दे दिया है लेकिन आगे आने वाले समय बैंक उसको क्लेम कर सकेगा। ये डेफर्ड टैक्स एसेट में दिखाया गया है। इसके बाद की स्लाइड देखिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे वही चीज़, डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे एक्चुअल में जो लायबिलिटीज़ में होना चाहिए वह हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो है इनकम टैक्स के हिसाब से ज़्यादा हो गया है और जो है इनकम कम हो गई है, तो उसको टैक्स कम देना पड़ा है, आगे आने भविष्य में उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी जो अलाउ करता है इनकम टैक्स एक्ट, देखिए उसमें सेक्शन दिया गया है 36(1) का 8 कॉलम। इसी तरीके से इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू, ऐसा इंटरेस्ट जो एक्चुअल में ड्यू नहीं हुआ है लेकिन एक्रू हो गया है, वह भी इनकम टैक्स ने इसको अलाउ किया होगा कि अभी आप अलाउ कर दो लेकिन बाद में इसको टैक्स देना पड़ेगा उस पर। और अदर्स अगर कोई है तो वो भी इन्होंने दिखाया है। तो ये डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी इन्होंने दिखाई। अब एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं और नेट अगर जो भी ज़्यादा होता है, अगर एसेट ज़्यादा है तो बैलेंस शीट में देखा जाएगा नेट डेफर्ड टैक्स एसेट, दोनों को माइनस करके नेटिंग की जाती है। और अगर लायबिलिटी ज़्यादा है तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। तो इस तरीके से ये दिखाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी समझ आया होगा और साथ ही साथ एग्जाम्पल से भी आपको कुछ इनपुट मिला होगा किस तरीके से बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको आगे और किसी टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए